तो हम लोग कंप्लीट करेंगे पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे देख कर जाना है। इससे एक से दो या तीन प्रश्न भी छप सकते हैं, एक तो कभी नहीं, दो या तीन प्रश्न छपेगा। और आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, तो जितना मैं कंप्लीट कराऊंगा सभी को देखना है। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि नेक्स्ट डे में मिलेगा। आज तुरंत आपको नहीं मिल पाएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोरिंगा ग्रान वन कहाँ है? आपको बताना है कोरिंगा ग्रान वन कहाँ है। इसका जो आंसर वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया गया है। और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे सफ़ेद गिद्ध पाया जाता है, तो वह पाया जाता है कोरिंगा ग्रान वन में, सफ़ेद गिद्ध। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यह जो है मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा खंड भी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है मैंग्रोव जंगल का सबसे बड़ा खंड कौन सा है, तो कोरिंगा ग्रान कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सफ़ेद गिद्ध कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। जानवरों को निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? आपको बताना इसमें से ठीक से कौन मेल नहीं किया गया है। यहाँ पे दिया गया पहले भारतीय गैंडा कहाँ है? असम, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। बाघ बंगाल, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। हाथी कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वन में, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। शेर हिमालय बिल्कुल गलत दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेल नहीं खाता है। एक पॉइंट और याद रखना है, भारतीय गैंडा, अगर पूछा जाए भारतीय गैंडा परियोजना कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है। और आपसे पूछा जाए हाथी परियोजना कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1992 में। ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इनको टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ सभी को आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा में, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया। विश्व विरासत स्थल में राष्ट्रीय उद्यान जो काजीरंगा है, इसे 1985 में शामिल किया गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं, हार्नबिल जो है एक तरह का पक्षी है, पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भारत का पहला आरक्षित वन है, आपको बताना भारत का पहला आरक्षित वन है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपसे पूछा जाए, तो ये गुजरात में है। ये पॉइंट काजीरंगा कहाँ है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपसे ये पूछा गया है, तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नीलगिरी जीवमंडल भंडार, ये जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। सुंदरवन जीवमंडल भंडार, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल भंडार, ये सही दिया गया। कच्छ जीवमंडल भंडार नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, ऐसे प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो टाइगर की अगर जो सबसे अधिकतम संख्या है वह है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, जो कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि SC ST लोग कहाँ पे रहते हैं, किस स्टेट में, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम था? ठीक है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है, इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम बदल के भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? राजस्थान में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान है।
अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। वो कौन सी कमी है? तो उसे हम ऑफसेट की कमी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस में, या कार्बन समायोजन कहते हैं, जो कि सी में दिया गया है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 20 से 25%, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो 1987 में की गई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मेधा पाटकर जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, नर्मदा। और विनोबा भावे की अगर बात करें तो ये किससे हैं? भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। तो हर पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेधा पाटकर, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? आपसे पूछा गया, इसका आंसर बताना है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा जैव विविधता में जो समृद्ध है वो पेरू देश है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितने के बीच है? तो ये है 31 से 40 के बीच, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यमसी मेहता बनाम भारत संघ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? मैंने आपको बताया हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका ग्लैंड में है, जो कि डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पहले आप ये बताइए वेम्बनाड, इसको बताने से पहले आंसर ये बताइए वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये है केरल में। पहले तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पे है? केरल में है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो परीक्षा होती है वो UPSC के माध्यम से आते हैं, वन सेवा प्रमुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? इसका आंसर बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो दक्षिणी अमेरिकी के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है ब्राज़ील, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? 50 लीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपघटन करने वाले, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? आपको बताना है आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ? पानी युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह है बोलोविया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेटा बुक में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है रेड डेटा बुक, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो होता है उसे काली मिट्टी कहते हैं, और इसे हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चिपको आंदोलन आपसे पूछूं कहाँ पे हुआ था, मैंने आपको बता दिया। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, असम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदरवन है, आपको बताना है कौन सी डेल्टा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। पहला पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले आपको किस क्रम में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा पुलिस उप महानिरीक्षक, जो कि डी में दिया गया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक, जो कि सी में दिया गया है। उसके बाद आएगा अपर पुलिस अधीक्षक, जो कि बी में दिया गया है। उसके बाद आएगा पुलिस उपाधीक्षक, जो कि ए में दिया गया है। तो डी सी बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पर पदोन्नत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या तो हो जाएंगे अर्जुन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। और आपको याद रखना है, अर्जुन सिंह 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें ये शामिल थे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच से संबंधित न्यायिक शक्तियां किसमें निहित है जो अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती हैं? तो पहला है भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम 1915, गलत है। नागरिक प्रतिरक्षा अधिनियम गैर कानूनी होगा। दिल्ली पुलिस विभाग अधिनियम होगा, जो कि इसमें सी में नहीं दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, दिल्ली पुलिस अधिनियम। तो आंसर आपको याद कर लेना है, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946, ठीक है। दिल्ली विशेष स्थापना पुलिस अधिनियम याद कर लेना 1946 होगा, जो कि इन तीनों में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय प्रशासनिक सेवा को
परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? आपको बताना इन चारों में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। तो तहकीकात संबंधी पुलिस जो है वो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम सीबीआई का नाम देते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? सीबीआई के बारे में सही नहीं है। तो पहला दिया गया, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय वाला बिल्कुल गलत है। अगला है, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें सी जो दिया गया है सी नहीं है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपी कोहली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो युक्तियां और सिफारिशें हैं जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ज्ञापन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गृह मंत्रालय। और एक पॉइंट इससे आपको याद कर लेना है कि ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन से? पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसमें कौन कौन से हैं? इस विभाग का नियंत्रण कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा होता है। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। इस विभाग को गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तीसरा है भारतीय वन सेवा, इसे विभाग का नियंत्रण प्राधिकारी पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 24, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखिए यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा कहा गया है, इसलिए यहाँ पे गलती नहीं करना है। औद्योगिक जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NR पिल्ले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। भारतीय अपराध जांच विभाग, जिसे हम CID भी कहते हैं, तो CID का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का मुख्यालय स्थित है वो स्थित है लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। लेकिन आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस का पुराना मुख्यालय लखनऊ से पहले कहाँ था, तो प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन नया मुख्यालय बन गया है वो। अब अगर आपसे प्रश्न बनेगा तो आपको याद रखना है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण भी होता है, आयु पात्रता भी होती है, शैक्षिक योग्यता भी है, लेकिन भाषा परीक्षण यहाँ नहीं किया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और, तो लाल के बाद एक नीला होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो हमें पता है 25 मिनट में 4800 मीटर, जिसे हम 4.8 किलोमीटर भी कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में किया गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा IPS के द्वारा बदल दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1948 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, तो कौन आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्योंकि मैंने आपसे बताया जो IPS होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो IS होता है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक होता है IFS पर्यावरण के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सभी पॉइंट को याद रख लेना है, प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? अखिल भारतीय सेवा, तो मैंने आपसे बताया कि अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 आते हैं, IS, IPS और IFS, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसमें जो भारतीय वन सेवा IFS है, ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत मानी जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो आधारित हैं वो स्कैंडिनेविया के ओम्बुड्समन पर आधारित हैं, ओम्बुड्समन पर आधारित हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसमें जो लोकपाल दिया गया है, लोकपाल का काम होता है भ्रष्टाचार की जांच करना। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्या काम है? भ्रष्टाचार की जांच करना। और यह बिल जो लागू किया था, वो जो बिल लागू हुआ था लोकपाल, वो ये 16 जनवरी, ये भी पॉइंट याद रख लेना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। 16 जनवरी 2014 में लागू किया गया था यह बिल। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्योंकि लोकपाल, और जो पहले लोकपाल थे उनका क्या नाम था? उनका नाम पिनाकी चंद्र घोष था। ये भी पॉइंट याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय, ठीक है, यहाँ है, या पूछा गया कहाँ है आपसे, तो इसका आंसर बताना है। तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का जो मुख्यालय है वो लखनऊ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस पॉइंट को आपको देख लेना है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, और भारतीय थल सेना के 7 कमांड में बांटा गया है। पहला पश्चिमी कमांड है जो हरियाणा में है, दूसरा है पूर्वी कमांड जो कि कोलकाता के में है, और तीसरा है उत्तरी कमांड जो कि उधमपुर में है, चौथा है दक्षिणी कमांड जो कि पुणे में है, पांचवा मध्य कमांड है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। मध्य मतलब सेंट्रल था, इसीलिए लखनऊ में। छठवां है दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो कि जयपुर में है, सातवां है प्रशिक्षण कमांड जो कि शिमला में है। तो इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन से पद हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पे आपको इन पॉइंटों की भी याद कर लेना है कि जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना में उनके समतुल्य पद कौन से होते हैं। जैसे पहला जनरल होता है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है, और नौसेना में एडमिरल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर एयर मार्शल होता है और वाइस एडमिरल होता है, ठीक है। मेजर जनरल के बराबर एयर वाइस मार्शल होता है और रियर एडमिरल होता है, और ब्रिगेडियर के बराबर एयर
कमोडोर होता है और नौसेना में कमोडोर होता है। ठीक है। और कर्नल की बात करें तो कर्नल के बराबर अगर बात करें वायु में तो ग्रुप कैप्टन होता है, और जल में बात करें तो कैप्टन होता है, और फिर थल में बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर बिग कमांडर होता है वायुसेना में, और जल सेना में कमांडर होता है। मेजर की बात करें तो थल सेना में मेजर होते हैं, और वायुसेना इस स्क्वाड्रन लीडर के बराबर होते हैं, और जल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होते हैं। और थल में कैप्टन जो होते हैं और कैप्टन के बराबर होते हैं अगर वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और जल सेना में लेफ्टिनेंट। तो इन पॉइंटों को आपको देख लेना, इतने हैं। इन सभी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, एक बार देख लेना, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती है तो परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो वो जो किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो दिया गया है गलत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश दरोगा का जो पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे पुलिस उपाधीक्षक का पूछा गया तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 6 अनुभाग हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम लोग देख लेंगे 6 अनुभाग कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में 6 अनुभाग हैं। एक है मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी। इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये भारत को आज़ाद होने के 1947 के 1 साल बाद पारित कर दिया गया 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है उस स्थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा 214, पुलिस प्रपत्र 214, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये पुलिस महानिदेशक के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्त, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने वन लाइनर में कर दिया, इनको भी आपको देख लेना है। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को अगर निकाल देना, किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी हमें आवश्यक है? तो डीएम की हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर कोई अपराध किया है उसको रजिस्टर से अलग करना है, निकालना है, तो किसका आदेश लेना है? डीएम का। पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? तो वो होते हैं डीजीपी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पुलिस विभाग के डीजी। और राजस्व विभाग में आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों के पदों का सृजन किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो वो अनुभाग 4 के अंतर्गत किया गया है। इन पॉइंट को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1987 ईस्वी में की गई थी। इन पॉइंट को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो ये 46 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। इन्हें भी याद रखना है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो ये पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हम कंप्लीट करेंगे मानवाधिकार। इसके पहले हम पुलिस प्रशासन व्यवस्था हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर्यावरण कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा टॉपिक है मानवाधिकार। तो सभी टॉपिक को आपको देखना है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संधि पत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो पहला है सामान्य नागरिक संहिता,
और दूसरा है जंगलों के संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये और बी दोनों नहीं उल्लेखित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी कौन है? आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा आगे। तो देखते ही इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? आपको बताना है। तो इसमें 12 से 51 ये है, 36 से 51 ये है, अनुच्छेद 5 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 51 है। तो इनमें चारों के चारों ऑप्शन गलत दे दिए गए, ये कोई नहीं होगा, क्योंकि 12 से 35 होना चाहिए। 12 से 35 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आपको याद रखना है भारतीय संविधान के अगर जो अनुच्छेद में निहित है मानवाधिकार वो 12 से 35 में है। और अगर भाग की बात करें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। ये पॉइंट याद रखना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम की पॉइंट थोड़ा सा देखेंगे। जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 में है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 में है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 में है। और जो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी का अधिकार अनुच्छेद 29-30 के बीच है। और संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इन सभी पॉइंट को याद रख लेना है। यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया। इन्हीं मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में मानवाधिकार माना जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद, ठीक है, यूडीएचआर कहा जाता है, जो कि शॉर्टकट में, और वैसे तो आप अगर पूछा जा सकता है यूडीएचआर भी आपको पेपर में लिखा जा सकता है। ये आपको पॉइंट याद रख लेना। अगर यूडीएचआर नहीं लिखा गया तो मानवाधिकार भी लिखा जा सकता है। दोनों में कुछ भी लिखा जा सकता है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका भी हम की पॉइंट देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 16 में विवाह एवं परिवार के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार है। और अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। और 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है। आपको बताना का वैधानिक स्वरूप है, इसमें कौन सा? ऑप्शन ए से डी तक आपके सामने आंसर बताना कि कौन सा होगा। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो वैधानिक स्वरूप है वो संयुक्त राष्ट्र सभा के सामान्य प्रस्ताव से है, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता होना चाहिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है, ऑप्शन ए में है सेवानिवृत्त सिविल सेवक, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये भी गलत है। और अगला ऑप्शन आपके सामने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मानवाधिकार के प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेहरान में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ईरान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष जो होते हैं, आयोग के अध्यक्ष, वो होते हैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राज्य के स्तर के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे, ये नहीं हमें जो थाने में काम करना है वो उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का जो निर्देश हुआ था उसके आधार पर करना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है, ये पॉइंट याद रखना है। और यहाँ पे मानवाधिकार क्या है अगर प्रश्न बन जाए और ऑप्शन आपके पास 4 हो जाए तो वहाँ याद रखना मानवाधिकार वैसे तो अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसे नोट कर लेना है, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर जो पहला सम्मेलन हुआ कब हुआ? 1948 में। नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर जो पहला कन्वेंशन हुआ, ठीक है, वो कन्वेंशन हुआ कब हुआ? 1965 में। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय कब हुआ? 1979 पर। ठीक है, अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ कन्वेंशन कब हुआ? 1984 में। ठीक है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कब हुआ? 1989 पे। आगे सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के समुदाय के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1999 पर। जबरन अगवा करने से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्ष 2006 में। इन सभी पॉइंट को याद कर लेना है, ये कब हुआ? वर्ष 2006 में। आपसे सीधा सीधा दिया जा सकता है कि मानवाधिकार में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे कन्वेंशन कब हुआ? ऑप्शन दे दिया जाएगा 6, 7, 8, तो आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पे जो कन्वेंशन हुआ कब हुआ? 2006 में। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने व्यापार और मानवाधिकार पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को पारित किया। कब? 2011 में। इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा और आपके सामने भारतीय कानूनों में शामिल मानवाधिकार, ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में मानवाधिकार के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकारों का भाग जो 3 है, अनुच्छेद 14 से 32 तक, 14 से 32 तक, ठीक है, और सभी क्या हैं? मौलिक जो अधिकार है ये मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार की गारंटी देते हैं। ठीक है, मानवाधिकार में भी ये बात कही गई है। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण है, एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करना है। आपसे पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्विट्जरलैंड के, इंटरनेशनल की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल का, तो ये स्विट्जरलैंड के हेग शहर में है। अगर भारत में पूछा जाए कि नेशनल पे जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे मानवाधिकार का है, तो वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। इन पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसे प्रश्न भी पेपर में बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो मानव अधिकार का जो गठन किया गया था, मानवाधिकार का वो 1993 अधिनियम के तहत किया गया था। इन सभी टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ नोट डाउन कर लेना है। एक प्रश्न बन सकता है कि मानवाधिकार के अध्यक्ष के अलावा, मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा कितने लोगों को मानवाधिकार, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा, मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा कितने लोगों को राष्ट्रपति, ठीक है, चुनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लोग। किसको? मानवाधिकार अध्यक्ष के अलावा छोड़कर कितने लोगों को चुनता है, तो 5 लोगों को। ये भी प्रश्न बन सकता है, ये आपको याद कर लेना है। एक पॉइंट आपको और याद कर लेना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन बताया मैंने आपसे? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है, आपसे पेपर में ये भी प्रश्न बन सकते हैं। और जयदीप गोविंद हैं, जो जयदीप गोविंद, मैं आपको बताता हूँ, जयदीप गोविंद वो क्या है? महासचिव हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार को क्या है? महासचिव हैं। तो इन सभी टॉपिक को जितना मैंने आपसे बताया इतना आपको कंप्लीट कर लेना है, बस इससे ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। पूरी रिसर्च के साथ मैं वीडियो लेकर आता हूं, तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, पूरी वीडियो देख लेना है और जाके पेपर में छाप के चले आना है। दोस्त मैं पूरी ताकत लगा दिया हूं, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दुख होता है। पहला प्रश्न आपके सामने, लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो बैलेट, शॉपिंग, पेमेंट्स और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल मीडिया हायरिंग, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? सामाजिक माध्यम नहीं आपसे पूछा गया है। तो ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों के तीनों सोशल मीडिया संचार हैं, तीनों सामाजिक माध्यम है, लेकिन टेलीविज़न नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सामाजिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? आपको बताना है कौन सी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो अगर हम देखें तो अगर ट्विटर भी एक सामाजिक सूचीबद्ध कंपनी है, फेसबुक है और बीईबो, ये तीनों हैं, लेकिन कोरा नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। देखिए मैं प्रश्न बताने से पहले मैं आपको जहाँ जो ये पॉइंट बताता हूँ इसे भी देख लेना है। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो प्रोफेसर जे बॉर्नेस के द्वारा 1950 में किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज हम सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आपको पता होना है कि सोशल नेटवर्क शब्द का किसने प्रचलन किया, तो प्रोफेसर जे बॉर्नेस द्वारा। और आगे हम बात करें, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW आप किसी भी अगर सर्च करेंगे तो आगे लिखा रहता है, तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, पर उपलब्ध दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। और इसे सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ की थे। इस वेबसाइट को फेसबुक कंपनी द्वारा चलाया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें ट्विटर की। यहाँ पे ट्विटर थोड़ा सा दूसरे टाइप का लिख गया है, लेकिन आपको समझ लेना ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? आथर कहा जाता है। ये प्रश्न बना था कि ट्विटर जो उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम आथर कहते हैं, ठीक है। ट्विटर वेबसाइट का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में हुआ था। किसने किया था? जैक डोर्सी द्वारा यह किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसे इंटरनेट का यस की संज्ञा दी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को यस की संज्ञा किसे कहते हैं, दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ट्विटर को। ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं? अथर कहते हैं। आगे हम बात करें यूट्यूब। तो यूट्यूब का प्रारंभ पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति, आपको याद रखना, पेपल कंपनी के 3 व्यक्ति चार्ड हर्ली, स्टीव चैन तथा जावेद करीम ने मिलकर 2005 में किया था। बहुत ही IMP प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना है। आगे हम बात करें कि एम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस होता है, ठीक है। ये वीडियो भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। यसमस का जो फुल फॉर्म होता है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है, जिसे हम टेक्स्ट मैसेज भी कहते हैं। मतलब जो टेक्स्ट मैसेज लिखा जाता है उसे हम शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से SMS का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है। सिम का फुल फॉर्म की बात करें तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में कई बार छपे हैं और इस बार भी छप सकते हैं। आगे हम बात करें
कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफार्म हैं वो किस दायरे में आते हैं भारत में, तो वो आपको याद रखना है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी के आईटी अधिनियम 2008 के दायरे में आते हैं। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। आपको एक पॉइंट और याद कर लेना है कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, क्या नाम है, टिम बर्नर्स-ली ने CERN में CERN या कह दें में कार्य करने के दौरान 1989 कब 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था WWW का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था, 1989 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। देखिए ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। WWW का अगर आविष्कार की बात किया जाएगा तो टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था 1989 में, लेकिन 2004 में वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे हम बात करेंगे, यहाँ प्रश्न है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब आवश्यकता माना जाता है, कौन सा आवश्यकता माना जाता है, सामाजिक व्यवहार की, विपणन उद्योग की, व्यक्तित्व विकास की, सामाजिक विकास। तो इसका हो जाएगा विपणन उद्योग कहा जाता है, ये याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब क्या कहा जाता है, आवश्यक माना जाता है, तो विपणन उद्योग माना जाता है, जो कि 2 में दिया गया है। आगे हम बात करें कि एक पॉइंट और क्या लगना है कि अगर निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट ये किससे संबंधित है, तो ये सभी डार्क वेब से सुलभ हैं, ये गलत है। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो कि ऑप्शन आपके सामने 2 में दिया गया है। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप का जो आविष्कार हुआ तो ये 2009 में बनाया गया था। ये ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम के द्वारा बनाया गया था। आगे हम बात करें ट्विटर, तो ट्विटर मैंने आपको बता दिया कि ट्विटर जो बनाया गया था, आविष्कार हुआ 2006 में, किसके द्वारा, तो जैक डोर्सी के द्वारा। ये भी पॉइंट याद रख लेना है। यूट्यूब के बारे में मैंने बता दिया, यूट्यूब 2005 में बनाया गया, जो कि स्टीव चैन और चाड हर्ले, जावेद करीम के द्वारा बनाया गया। और एक पॉइंट और सबसे ज़्यादा आपको याद करना है कि 1997 में दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे पहले 1997 में दुनिया का सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसका नाम क्या था, 60 डिग्री था। सोशल मीडिया दुनिया का सबसे पहला जो सोशल मीडिया था उसका क्या नाम था, 60 डिग्री। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को एंड्रयू वेनरिच ने शुरू किया था। ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ें तो आपके जितने भी टॉपिक से हैं सभी टॉपिक को यूनिक जो प्रश्न है आपके सामने हो, जिससे परीक्षा में समस्या आपका काम है। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर पालिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताने से पहले आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। नगर पंचायत जो होता है वो 20,000 से 50,000 के बीच की जो जनसंख्या होती है वो नगर पंचायत के श्रेणी में आता है। नगर पालिका जो होता है वहाँ 50,000 से 5 लाख के बीच जो जनसंख्या आती है वो नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और नगर निगम जो होता है, जो 5 लाख के ऊपर होती है जनसंख्या, वो नगर निगम के अंतर्गत आती है। ये अनुच्छेद 243 के क्यू के अंतर्गत रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भाषाओं को उस अवरोहण क्रम में लगाएं जो भारत में पहली भाषा के रूप में बोली जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, वो सबसे पहले बोली जाती है बंगाली। देखिए इन तीनों में बात किया गया है। अगर वैसे भारत में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये नहीं है। इसलिए पहली जो बोली जाती है बांग्ला, उसके बाद तमिल, उसके बाद कन्नड़। तो PQR इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी के बाद क्या है, बांग्ला। बांग्ला के बाद क्या है, मराठी। मराठी के बाद क्या है, तेलुगु। तेलुगु के बाद तमिल, और तमिल के बाद गुजराती, और गुजराती के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू। तो इन पॉइंट को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात भारत की आबादी के क्रमशः
2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत हैं आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर हम अनुसूचित जात की बात करें तो वो 16.6% है, और अनुसूचित जनजात की बात करें तो वो 8.6% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 का, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो लोगों की संख्या के अनुपात से अनुमानित किया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर देना। 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न बताने से पहले आपको बता दूं कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। तो अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, दादर नागर हवेली में 55.90% जनसंख्या की वृद्धि हुई। उसके बाद दमन और दीव में 53.8% की जनसंख्या की वृद्धि हुई। पुडुचेरी में 28.1%। मेघालय जो है वहाँ 27.9% की, और अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 26% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम नागालैंड की जनसंख्या की बात करें तो वहाँ नकारात्मक आ गई, -0.6%। जितने लोग थे उसमें से भी कम हो गए। तो यहाँ पे जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, वहाँ नकारात्मक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य आपसे पूछा गया तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। क्योंकि अगर आपसे क्रम में जोड़ने को अगर पूछा गया तो इसलिए इस पॉइंट को याद रख लेना है। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा, देखिए सबसे ज़्यादा जो पहला है वो है चीन है, दूसरा है वो है भारत है, और तीसरा जो है वो है इंडोनेशिया है। क्या है? इंडोनेशिया। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला है नाइजीरिया, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की जनसंख्या थी वो थी इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम से जाना जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है, आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके यूपी पुलिस का एग्जाम है तो आप विश्वास करके इन सभी क्लासों को देख लीजिएगा, नहीं आप बहुत पछताएंगे। मैं बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो होना चाहिए 1000 पुरुष और 943 स्त्री। लेकिन यहाँ पे लगभग ये जो दिया गया है तकरीबन 940 नहीं, यहाँ 943 होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 940 भी दिया जाता है महिलाओं का। तो ये जो दिया गया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक निरक्षरता वाली बात करें तो वह है बिहार, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। और सबसे अधिक साक्षरता वाली राज्य की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता वाली राज्य की बात करें तो कौन सा है, केरल। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल में कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है। तो इसका करेक्ट भी आंसर हो जाएगा भारत, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, वे दो देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अगर जो है वो है स्वीडन और फिनलैंड में, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1999 को भारतवर्ष की आबादी अनुमानतः कितनी हो गई थी? तो आप ये बताइए, 15 अगस्त 1999 की बात किया जाए तो 1999 में लगभग 100 करोड़ थी, और 2011 में क्या हुआ, ये बढ़ के 121 करोड़ प्लस हो गई है। ठीक है, 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होनी थी, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना है आपको। देखिए, मैं आप कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे क्लास से पढ़ रहे हैं तो आपके एक भी पॉइंट ना छूटें। विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे पूछा जाए भारत की जनगणना का विषय किस सूची में सम्मिलित है, तो वो संघ सूची में है, ये भी पॉइंट याद रखना है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि भारतीय संविधान का किस धारा के अंतर्गत जनगणना कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है, तो किस, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा टाइपिंग। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है, तो धारा 246, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी, तो वो हुई थी 1972 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से पहली बार जनगणना अगर नियमित पूछा जाए तो कब हुआ था? 1881 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारत की प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे आपसे पूछा जाए तो हेनरी प्लाउडेन थे, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई, ये भी पॉइंट याद रखना है। भारत में जनगणना का कार्य किसके निर्देश के अनुसार होता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार होता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगर 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, जिसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे? ठीक है, आपसे पहला प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे, तो आपको याद रखना है 14 सवाल। और कब हुई थी, तो 1951 में। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई, तो वो की गई थी 2001 में, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किस वर्ष की जनगणना भारत के 15वीं जनगणना थी, तो वो थी 2011 की। ठीक है, अगर किस वर्ष की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी, तो 2011 की जो जनगणना थी वो भारत आज़ाद होने के बाद ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल सम्मिलित किए गए थे आपसे पूछा जाए तो 29 सवाल, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली, ये भी आपको याद रखना है। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? पूरे विश्व का तो 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत विश्व के केवल कितना प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, तो पूरे विश्व का 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की प्रतिशत कितना है, तो 17.5%, ये भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उसे भी जान लेना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर कौन सा आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बात करें तो सबसे पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? अब यहाँ पे साक्षरता वाली राज्य पूछा गया था। ठीक है, तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा केरल है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा। फिर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? बिहार। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अगर जिला पूछा गया दोस्त तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला। और अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? इलाहाबाद। कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? यूपी का इलाहाबाद।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है दिबांग घाटी, ये भी आपको याद रखना है। अधिक आबादी वाला जिला पूछा जाए तो अधिक आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा, उत्तर प्रदेश, इन्हें भी याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैं कम समय में अधिक प्रश्न आपको हल करवाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास भी कम समय है, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 बार रिवीजन करेंगे, इसका आंसर और ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य है बिहार, जो कि 1106 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, जो कि 1028 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि 17 व्यक्त वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य पूछा गया है तो आपको पता हो गया, न्यूनतम घनत्व वाले राज्य, ये भी आपको याद कर लेना। लिंगानुपात की बात करें तो शीर्ष लिंगानुपात कितना है? 919, ये आपको याद रखना। 1000 में कितना? 919 शिशुलिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, जो कि 1084। ठीक है, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुष पे कितनी लड़कियां? 919 लड़कियां। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पे लड़के कितना है? 1000 लड़कियां कितनी है? 1084। इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया तो केरल में, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु पे, तीसरे पे आंध्र प्रदेश में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछा जाए तो हरियाणा कितना? 879। इनको भी आपको याद लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे मैं जो बता रहा हूँ इसे भी याद कर लेना। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ तो 1998 12,341 याद कर लेना है। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः, ये आपको संख्या याद कर लेना। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, ये याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 महिला कितने पर? 1000 पुरुष पर, ये भी याद रखना है। ठीक है, पुरुष साक्षरता अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो 77% है, और महिला साक्षरता पूछा जाए तो कितना है? 57% है। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का कितना है? तो 16.51% है। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं उसे भी हम देख लेंगे। फरवरी 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण में पुष्टि की कि 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पूछा जा सकता है कि भारत में पहली डिजिटल जनगणना कब होगी, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2021 में। ठीक है, 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में होगी, ये भी आपको याद रखना है। जो 21 की जनगणना के बारे में बात की थी, कितने भाषाओं में? 16 भाषाओं में, ये भी याद रखना है। 15वीं भारतीय जनगणना 2011 में ली गई थी। आपसे पूछा जा सकता है 15वीं जनगणना कब हुई, तो कब कहेंगे आप? 2011 में। स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं जनगणना कब की हुई? तो 2011 में। ठीक है, भारत का दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी याद रखना है। भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़ हैं इस समय। ठीक है, ये याद रखना है। भारत में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 17.7%। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना है। भारत में पहली जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई थी, ये भी याद रखना है। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 के द्वारा की गई थी, ये 1881 में की गई थी, ये भी पॉइंट याद रख लेना है। कुछ और इम्पोर्टेंट है कि भारतीय सांख्यिकी की जनक कौन है? तो पीसी महालनोबिस, ये भी आपको याद कर लेना है। भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, ये भी आपको याद कर लेना है। किसके उपलक्ष्य में? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित में पूछा जाए तो दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित वाला पूछा जाए तो लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछा जाए तो मेघालय, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो कि नागालैंड, जो कि -6% में चला गया था नागालैंड। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके पेपर में छप सकते हैं। दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो कंप्लीट करेंगे जन सूचना का अधिकार, जो कि सिलेबस में आपके है, और इससे लगभग 2 प्रश्न बन जा रहे हैं पेपर में, तो आपको हम लोग देखेंगे और हम वही प्रश्न देखेंगे जो पेपर में छपे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी का अनुरोध कर सकता है, तो कहाँ से? लोक प्राधिकरण से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार आरटीआई, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना के अधिकार को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला दिया गया है आपके सामने, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये और बी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। पहला है आपके सामने, भारत में निगमित कंपनी, दूसरा गैर सरकारी संगठन और तीसरा विदेशी। तो ये तीनों के तीनों सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ए बी सी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलें रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर ये बिल्कुल गलत हो गया, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, यह पूरे भारत में लागू है। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन के अंदर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किस की स्थापना की गई थी, उसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो वह जो हुआ था वह केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ था। इस आयोग का मुख्य कार्य उन लोगों के सूचनाओं पर कार्य करना है जो सूचनाओं को केंद्रीय पब्लिक सूचना अधिकारी या राज्य पब्लिक सूचना अधिकारी या किसी अन्य सूचना अधिकारी तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में आता है। पहला है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जो कि आरटीआई के दायरे में आता है। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय, ये भी आरटीआई के दायरे में आता है। अनुसंधान विश्लेषण स्कंध, जिसे रा कहते हैं, ये नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये और बी होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। पहला है आपके सामने, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण के रूप में IIM, UPSC या GIT इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि, ये भी मांगा जा सकता है। तो ये और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिन के भीतर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हों तो उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मानित अस्वीकृति, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह, पहला है पी में, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है, ये भी सही है। तो पी और क्यू दोनों, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 4 के 1 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देता है या देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच करे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 18, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? पहला है कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं? बिल्कुल सही है, मांगी जा सकती है। दूसरा है सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, ये भी, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 दिनों के भीतर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल की कारावास की सज़ा हो सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? पहला है बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, बिल्कुल सही। दूसरा है विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है, तो किस चीज़ के? पारदर्शिता, जवाबदेही। तो दोनों बिल्कुल सही है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ावा देना है, तो पी और क्यू दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? तो परिपत्र, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और लॉन्ग पुस्तिका तीनों आता है, लेकिन फाइल टिप्पण नहीं आता, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कि संपूर्ण भारत में, कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो 30 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो पहला, सूचना को पहुंच अधिक व प्रभावी हो।
दूसरा है सूचना की पहुंच आसान हो, तीसरा है नागरिकों को सामान्य हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। तो बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सभी नागरिकों को कि गैर सरकारी कर्मचारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक पॉइंट और आपको जान लेना है कि सर्वप्रथम चेन्नई में 17 अप्रैल 1996 में राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक, तो बताना है मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि होती है वह होती है 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और अधिकतम एज की बात करें तो एज जो होगा वह 65 वर्ष तक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो 30 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।